दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो आज हम बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अब आ चुकी है पंजाब में पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जॉब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ पंजाब पोस्ट ऑफिस के बारे में पूरी डिटेल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की पोस्ट आई है और क्या क्या वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस वैकेंसी में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई है 3 तरह की वैकेंसीज। ठीक है जी। सबसे पहले तो आई है यहाँ पे डाक सेवक की वैकेंसी। ठीक है। दूसरी आई है ब्रांच पोस्ट मास्टर की और तीसरी आई है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर को हम बीपीएम लिखते हैं और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को हम एबीपीएम लिखते हैं। तो ये 3 तरह की वैकेंसी आई है जो आप फिल कर सकते हैं। आपको तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना है, तीनों के लिए आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा इसके नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से वो लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा यहाँ पे कोई भी और मेथड नहीं है, आपको एक ही मेथड से अप्लाई करना है, आप किसी और मेथड से अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप डाक सेवक के तौर पे रिक्रूट किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा, तो आपको घर घर जाके डाक देनी पड़ेगी, जो भी डाक आएगी। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं तो आपको पूरी ब्रांच की जिम्मेवारी दी जाएगी, और अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं तब आपका काम बहुत ईजी होता है, आपको स्टेशनरी और स्टैम्प्स वगैरह अरेंज करनी है। तो इस तरह की पोस्ट है और इस तरह का वर्क है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल या ओबीसी है तो आपको 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा सरकारी। सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ। अगर जनरल और ओबीसी हो तो 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी, ठीक है, या फिर फीमेल, ठीक है, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको कोई भी सरकारी शुल्क नहीं पे करना है। सरकारी शुल्क सिर्फ लड़कों को पे करना है, और वो भी जनरल और ओबीसी लड़कों को। और उसको पे करने का मेथड भी यहाँ पे एक ही दिया है, और वो है ऑनलाइन मेथड। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई या किसी भी ऑनलाइन तरीके से अपना जो फीस है वो पे कर सकते हैं। लड़कियों को चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, फीस पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट भी पूरी तरह आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है, आप किस कैटेगरी से हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हो तो आपकी उम्र 43 साल 43 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एससी या एसटी हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो, तो आपके लिए 45 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए एज लिमिट 50 साल की रखी गई है। 50 साल से ज़्यादा वाले फिजिकली हैंडीकैप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्स-सर्विसमैन का कोटा जरूर मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप एक्स-सर्विसमैन हैं और आपकी उम्र जनरल के केस में 40 साल है या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 40 साल से ऊपर है तो नहीं अप्लाई कर सकते। इसी तरह अगर आप ओबीसी एक्स-सर्विसमैन हैं तो आप 43 साल तक 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एक्स-सर्विसमैन हैं तो आप 45 ईयर तक 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली डिसेबल एक्स-सर्विसमैन है तो आप 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स-सर्विसमैन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, कुछ खास अलग कोटा तो नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप एक आम आदमी की तरह, एक सिविल की तरह अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होना, कोई भी आपकी इंटरव्यू नहीं होनी। तो मैं जितने भी एक्स-सर्विसमैन मुझे सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप करना चाहते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो तकरीबन 41,000, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो 40,889 है, 40,899 है, लेकिन अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो तकरीबन 41,000 वैकेंसीज़ है जो ऑल इंडिया अवेलेबल है।
ठीक है। इसमें से जनरल को मिलेंगी 18,122 वैकेंसीज, ये जनरल का कोटा है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलेंगी 3,955, OBC को 8,285 मिलेंगी, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो आपके लिए 6,020 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप शेड्यूल ट्राइब है तो आपके लिए 3,476 वैकेंसीज रखी गई हैं, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो 1,000 वैकेंसीज आपके लिए भी अवेलेबल है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। अब सैलरी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें या किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, और वो रहेगी 29,380, मतलब 29,380 रुपये। और अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर दल सेवक के लिए, डाक सेवक के लिए, जो डाकिया होता है उसके लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आपको मिलेगा 24,470 रुपये पर मंथ, महीने का। ये आपकी बेसिक सैलरी है। बाकी जो भी गवर्नमेंट ऊपर फैसिलिटी सब देती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वालों को, वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेगी। जैसे DA मिलेगा, HRA मिलेगी, FA मिलेगा, वो सब कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आपको। आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने रखी है 10th। आपका 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो, या इससे कम है तो, 10वीं से कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए, लेकिन अगर 10वीं से ज़्यादा है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की डिमांड भी रखी गई है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। आप जो अपनी नोटिफिकेशन है वो उसको पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिक जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th ही रखी गई है, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद अगर वो डिमांड भी करते हैं तो आप डेफिनेटली अपना कोर्स करके वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिर्फ आपके लिए 10th जो है वो रखी गई है, इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं है। एक चीज़ इन्होंने जो और लिखी है नोटिफिकेशन में, वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप जो भी हैं आपको साइकिल चलाना जरूर आना चाहिए, ठीक है जी। जितने भी एक्स सर्विसमैन है उनको, एक्स सर्विसमैन नहीं मतलब जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको साइकिलिंग जरूर आनी चाहिए, अच्छे से साइकिल चलाना जरूर आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डेफिनेटली चाहिए अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, वो मस्ट है, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ तब चाहिए अगर आप SC ST या OBC सर्टिफिकेट जो अपनी कैटेगरी है वो क्लेम कर रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी का है तो आपको ये सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्व कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए? जी हाँ, एक फ़ोटो चाहिए आपको, ठीक है। आपके सिग्नेचर चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑनलाइन अपलोड होगी आपकी। इसके अलावा अगर आप एक फिजिकली डिसेबल पर्सन हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपके लिए PWD का सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप फिजिकली हैंडीकैप का डाटा जो है, कोटा जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बोल रहा। आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि इस पोस्ट के लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो किस आधार पे होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि ये चीज़ सच है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। ये सच है, बिल्कुल सच है। ना इसमें कोई टेस्ट है, ना ही कोई आपकी इंटरव्यू होगी। तो फिर आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन है क्या? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपकी मेरिट लिस्ट। अब जब मैं मेरिट लिस्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि 10th के नंबर्स के बेस पे, 10th के मार्क्स के बेस पे आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया। फिर जो टॉप के 41,000 लोग होंगे, जो ऊपर के 41,000 लोग होंगे, वो उठा लेंगे और उनको जॉब दे देंगे बिना किसी इंटरव्यू के। सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, ठीक है। वो कहीं पे भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली चंडीगढ़ में ही होती है, हमेशा चंडीगढ़ में ही होती है वैसे, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ भी और नहीं है। अब अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक निकला तो वहाँ पे आपको एट द टाइम ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट बंदे को जॉब दे दी जाएगी। तो इसका मतलब आपकी कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई फिजिकल, कोई मेडिकल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको जो है एक ही राउंड क्लियर करना है और वो है मेरिट लिस्ट का। अब प्लीज़ आप ये समझिए कि मेरिट लिस्ट का मतलब है 10th के नंबर की लिस्ट। क्योंकि मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि मेरिट लिस्ट है तो लोग मुझे बोलते सर हम तो मैरिड है ही नहीं, तो क्या हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते? तो इसमें मैरिड अनमैरिड का कोई चक्कर नहीं है, और मैरिड अलग होता है, मैरिड अलग होती है। प्लीज़ आप ये ध्यान रखिए, बिकॉज बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ,
ठीक है जी। तो मेरिट लिस्ट के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई है, वो आप जरा समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 3 वैकेंसीज आई है, मतलब वैकेंसीज तो 41,000 है, 3 तरह की वैकेंसीज आई हैं, 3 तरह की, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो अब कंडीशन ये है कि आपको एक ही फॉर्म फिल करना है तीनों वैकेंसीज के लिए। आपका ऑटोमेटिकली अगर आप एक अप्लाई करते हैं तो तीनों में अप्लाई हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो टॉप के लोग हैं उनको वो ब्रांच पोस्ट मास्टर दे देंगे, जो उससे नीचे वाले हैं उनको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर दे देंगे, और जो सबसे नीचे वाले हैं उनको वो डाकिए की वैकेंसी दे देंगे। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको 3 अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। दूसरी कंडीशन जो रखी है, आपको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपने 2 कंडीशन में से कुछ ऐसा किया है। नंबर 1, जिन लोगों ने एक वाइफ होते हुए दूसरी लड़की से शादी की है या एक हस्बैंड होते हुए दूसरे लड़के से शादी की है, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जिस किसी ने किसी मैरिड के साथ बिना डिवोर्स लिए शादी की है, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये कंडीशन है तो मुझे बतानी पड़ी, हालांकि इसमें कोई कुछ ज़्यादा बताने लायक था नहीं, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड ही है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ा बिकॉज उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बस यही 2 कंडीशंस है। और तीसरी कंडीशन जो लिखी है वो है कि आपको साइकिलिंग आनी चाहिए और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई सर्टिफिकेट कंपल्सरी नहीं है इसका, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की। आगे चलते हैं, यहाँ पे लोकेशन का आ रहा है कि लोकेशन कौन सी रहेगी। देखिए ये आपके हाथ में है कि लोकेशन कौन सी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूपी फिल करोगे तो आपको यूपी में मिल जाएगी, अगर आप पंजाब फिल करोगे तो पंजाब में मिल जाएगी। ये जैसे मैंने पहले बताया एक ऑल इंडिया वैकेंसी है जो पंजाब में भी अवेलेबल है। तो पंजाब के जो निवासी सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए ये खुशखबरी है कि पंजाब में ही इसकी रिक्रूटमेंट होगी, तो आपको जॉब भी पंजाब में ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको जॉब के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि मैंने पंजाब में जॉब नहीं करनी, मैंने हरियाणा में करनी है या मैंने हिमाचल में करनी, तो वो आप ठीक है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कल आप फिल करो वो आप पंजाब ही करो, बिकॉज आप पंजाब से हो तो आपको पंजाब में ही जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो भर्ती है वो कब स्टार्ट हुई, ये आज ही स्टार्ट हुई है, 27 जनवरी 2023, यानी 27 जनवरी 2023 को ये शुरू हो चुकी है। और कब तक आपने फॉर्म फिल करने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 16 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म फिल करने हैं। ये 16 फरवरी लास्ट डेट है आपकी, यहाँ तक आप फॉर्म फिल कर लेना। और फीस पे करने की लास्ट डेट भी यही है 16 फरवरी। 16 फरवरी से पहले आप फीस पे कर देना। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है किसी वजह से, तो उन्होंने 3 दिन की विंडो दी है आपको, 17 से लेके 19 फरवरी तक की विंडो दी है। इस विंडो में मतलब इस डेट में 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, अगर आपका कुछ भी गलत हो जाता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं अच्छे से। ये 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी जी, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके मुताबिक तो फरवरी एंड में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे आइडिया में ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, मार्च 15 तक आपकी लिस्ट आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ये मैं अपना बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज जो भी वो नोटिफिकेशन में लिखते हैं उससे थोड़ा सा लेट तो होता ही है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 15 मार्च तक। वैसे तो मैं चाहूँगा कि फरवरी के एंड तक ही सब ठीक हो जाए, सब मतलब मेरिट लिस्ट आ जाए आपकी, लेकिन फिर भी ये 15 मार्च तक डिले हो सकती है, बिकॉज 19 फरवरी सबकी लास्ट डेट है, ठीक है, ओवरऑल लास्ट डेट है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं मेरे ख्याल से आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, शायद पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर की। अब ये उम्मीद तो यही है कि 30 से 31 जनवरी तक उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा कि मान साहब ने बताया, आपने सुना होगा जब उन्होंने लेक्चर दिया था तब उन्होंने बोला था कि हर साल हम पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। उसमें सब इंस्पेक्टर भी होंगे, उसमें एएसआई भी होंगे, उसमें कांस्टेबल भी होंगे। तो हर जनवरी में हम नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे, जून में उसकी जो है हम रनिंग वगैरह करवा लेंगे और सितंबर में उसका पेपर अरेंज कर देंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, जो पिछला लेक्चर था उनका उसमें मैंने सुना था। तो मोस्ट प्रोबेबली 30 या 31 जनवरी तक मैं आपको ये गुड न्यूज़ भी दूंगा कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है। उसके लिए आपको करना सिर्फ छोटा सा काम है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए, आप किसी भी चीज़ के लिए लेट ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।